गुड मॉर्निंग चैंपियंस। तो सुबह हो गई है और हमारी तरफ से हर सुबह 6 बजे आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। तो सुबह सुबह करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे साथ। पूर्वी सेवा त्रि पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास, ये 10 दिन का अभ्यास है जो 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो लद्दाख के देपसांग और देमचोक में इसको स्टार्ट किया गया है। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में जो यहाँ पे विवाद हुआ था, उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ इक्वली इसको तीनों ही सेना मिलके अपने अलग अलग तरह के जो ताकतें हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपको देखना होगा कि लद्दाख कहाँ पर है। ठीक है, लद्दाख कहाँ है? अक्साई चीन का ये जो पूरा इलाका है उसको चीन ने अपने अधिकार में ले लिया था। और ये आप देख रहे हो, इसको बड़ा कर देते हैं। पैंगोंग लेक, ये वो लेक है जिसको भारत और चाइना दोनों शेयर करता है। भारत के हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा है पैंगोंग का, और अधिकांश बड़ा हिस्सा चाइना के अंदर है। और ये वो लेक है जो सबसे अधिक टूरिस्ट को लद्दाख की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो याद रखिएगा 10 दिन का ये अभ्यास हुआ था। अर्जुन एरिगैसी, सबसे पहले इनको हम जान लेते हैं। पहला फैक्ट है कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। शतरंज में जो अभी रेटिंग हुई है वो सेकेंड स्थान पे चले गए हैं। और अर्जुन एरिगैसी की बात करें तो ये अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट हो रहा था, वहां पे इन्होंने क्या किया, एलेक्सी सराना को थर्ड रैंकिंग में हरा दिया, जिससे इनकी लाइव रैंकिंग बढ़ के 2805 हो गई। और अर्जुन ने क्या किया, इसके कारण अमेरिका के फैबियानो करुआना और अमेरिका के ही ग्रैंड मास्टर हैं हिकारू नाकामूरा, इनको ये पीछे छोड़ के इनसे आगे निकल गए। अब हुआ ये कि आगे तो निकल गया, सेकेंड पोजीशन तो ले लिया, लेकिन अब इनसे आगे कौन है? तो इनसे आगे केवल मैग्नस कार्लसन है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक से देखिएगा। मैग्नस कार्लसन इनसे आगे है, लेकिन हुआ ये कि इनके पास 2805 पॉइंट आई थिंक 8 है ना, इतना है इनके पास। अब इतना जब 2800 इनको मिल गया पॉइंट, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन मतलब ओवरऑल वैसे 16वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 2800 की रेटिंग ली है हाल में, लेकिन तब भी ये 2800 रेटिंग वाले क्लब में शामिल नहीं हो सके। कारण ये था कि फीडे जो रेटिंग जारी करती है, फीडे ने जब तक जारी किया तब तक ये 2800 अंक इनका नहीं हुआ था। अभी तो हाल में हुआ है चेन्नई में, तब तक नहीं हुआ था। अगर ऐसा हो जाता तो इसमें वो शामिल हो जाते। और 2800 वाले क्लब में अभी मात्र 14 खिलाड़ी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और भारतीय खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिनका नाम है गुगेश। तो ये 2783 अंक के साथ 5th पोजीशन पर है। अब एक बार चेहरा देख लीजिए दोनों का। तो एक तो है अर्जुन एरिगैसी और ये हैं गुगेश जो 5th पोजीशन पे हैं। क्यूबिस रैंकिंग जारी हुआ है। याद रखिएगा, अभी का जो क्यूबिस रैंकिंग जारी हुआ है वो एशिया का रैंकिंग है। एशिया का क्यूबिस रैंकिंग जारी हुआ, और ये जो क्यूबिस रैंकिंग जारी हुआ है उसमें 984 एशियाई संस्थानों में से 161 भारतीय यूनिवर्सिटी, यानी टोटल जो 984 इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 161 इंडियन यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। इसमें भी टॉप 100 के अंदर भारत के 6 इंस्टीट्यूट हैं, यानी भारत की 6 यूनिवर्सिटी हैं। और इसमें अगर सबसे टॉप का रैंक है तो वो आईआईटी दिल्ली ने लाया है 44th रैंक। तो आईआईटी दिल्ली 44 हमारा इंडिया का क्यूएस एशिया रैंकिंग में टॉप का ये आईआईटी है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे 48, फिर आईआईटी मद्रास 46, आईआईटी खड़गपुर 60, आईआईएससी भारतीय विज्ञान संस्थान है ये 62 पे है, आईआईटी कानपुर 67 पे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 81 पे है। तो इस तरह से ये जो 6 है ये हमारा टॉप के अंदर रैंक कर रहा है। तो टोटल 6 यूनिवर्सिटी
संस्थान टॉप में अभी रैंक में है। दक्षिण एशिया रैंकिंग में भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारा जो आईआईटी दिल्ली है ना, दिल्ली किसमें, साउथ एशिया के रैंकिंग में भी ओवरऑल टॉप पर है। साउथ एशिया में भी ओवरऑल टॉप पर है। और जो टॉप 10 है उसमें 7 यूनिवर्सिटी इंडिया की शामिल है। इसमें एक फैक्ट आपको याद ये रखना है, इसमें फैक्ट ये याद रखना है कि जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान, सॉरी छूट गया ना, पाकिस्तान का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इस्लामाबाद में है, वो आईआईटी कानपुर के साथ 6th पोजीशन पे है, 6ठे स्थान पर है। इसके बाद क्यूएस रैंकिंग बहुत सारी चीज़ों को देखता है, फैकल्टी देखता है, सुविधाएं जो है वो देखता है, इन सब आधार पर रैंकिंग करता है। अब हम एशिया के अंदर टॉप 5 की बात करें, कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी या कोई भी इंडियन संस्थान नहीं है। नंबर 1 पे पेकिंग है, पेकिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चीन। नंबर 2 पे हांगकांग, हांगकांग में है। नंबर 3 पे 4 पे सिंगापुर है। तो नंबर 3 पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और नंबर 3 पे और नंबर 4 पे है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर। इसके बाद फूडन यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर में, ये संघाई चीन में है। तो इस तरह से 2 चीन, 1 हांगकांग और 2 सिंगापुर की यूनिवर्सिटी टॉप 5 के अंदर रैंक कर रहा है। एसबीआई के द्वारा इनोवेशन हब के स्टार्टिंग की गई। एसबीआई ने एपेक्स, एक ग्लोबल फिनटेक और अन्य वित्तीय कंपनियों के साथ मिलकर एक एसबीआई इनोवेशन हब को स्टार्ट किया है। एक्चुअली सिंगापुर में जो फिनटेक फेस्टिवल हुआ है ना 6 से 8 नवंबर के बीच में, उसी में इसको आयोजित किया गया है। अब इसके अंदर जो भी फिनटेक है, स्टार्टअप्स है, इनोवेटर्स है, इनकी डिजिटल जरूरत पूरा करने के लिए एक ही जगह ये सारी चीज़ों को अवेलेबल करवा देंगे, जिससे फिनेंशियल इंक्लूजन और भी चीज़ों को का फायदा होगा। तो ये एसबीआई ने स्टार्ट किया है। हुरून परोपकारी लिस्ट, हुरून फिलेंथ्रोपी लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। तो हुरन के द्वारा ये जो जारी किया गया है, इसके अंदर भारत के 203 लिस्ट, और इंडिया लिस्ट है ना, देख लीजिए इंडियन का ही लिस्ट है। तो 203 लोगों को शामिल किया गया है। 203 लोगों ने टोटल 8,783 करोड़ रुपए का दान दिया है, जो छोटा मोटा रकम नहीं है। इन दान देने वाले में सबसे बड़ा परिवार जो अक्सर यहाँ चर्चा में नहीं रहता है, चर्चा में अंबानी और अडानी 2 ही रहते हैं, लेकिन नंबर 1 पे शिव नादर हैं और उनकी फैमिली को जो बिजनेस है वो, मुकेश अंबानी और उनका फैमिली 2nd पे, बजाज परिवार 3rd पे, कुमार मंगलम बिरला 4थे पे, गौतम अडानी 5वें पे। तो इस तरह से करके अलग अलग रैंकिंग किया गया है। इसमें 18 लोगों ने 100 करोड़ से अधिक का दान दिया, 30 परोपकारियों ने 50 करोड़ से अधिक का दान दिया, और 61 ने 20 करोड़ से अधिक का दान दिया है। और इनको जो आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है शिव नादर। आगे का फैक्ट है विश्व सौर ऊर्जा रिपोर्ट। अभी विश्व वर्ल्ड लेवल पे जो सोलर रिपोर्ट आया है वो 3rd आया है। तो 3rd वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट जो 3rd एडिशन है, इसको लाया गया है। और इसको जो लाया गया है वो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 7वां असेंबली था, यानी 7वीं जो सभा थी, उसमें इसको जारी किया गया है। जारी किसने किया है? तो भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं और आईएसए सभा के अध्यक्ष थे प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा ये जारी किया गया। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें, इस रिपोर्ट में विश्व और बाजार का रिपोर्ट, विश्व का निवेश रिपोर्ट, विश्व का टेक्नोलॉजी, और ये सब सोलर सेक्टर के अंदर, ध्यान रखना ये जितना देख रहे हो ना, ये सब सोलर सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, इस पे 4 अलग अलग रिपोर्ट जारी किया गया। इस 4 अलग अलग रिपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2000 में जो वैश्विक क्षमता थी वो 1.22 गीगावाट थी, जो बढ़कर 1.418 समथिंग गीगावाट हो गया है। 2024 तक 1100 गीगावाट यानी 1100 गीगावाट
का प्रोडक्शन सोलर एनर्जी का हो जाएगा। 2023 में सोलर इंडस्ट्री के अंदर जो रोजगार है वो भी 7.1 तक मिलियन पहुंच गया है और भी अधिक अभी बढ़ने वाला है। इसके साथ ही 2030 तक जो सोलर कैपेसिटी है 5457 से बढ़ के 7203 हो जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी सोलर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और विश्व ऊर्जा निवेश में 2018 में जो 2.4 ट्रिलियन डॉलर था वो बढ़ के 3.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया। आंकड़ा देखने में छोटा लगता है लेकिन ट्रिलियन की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2018 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 2024 में 2 ट्रिलियन डॉलर का ये पहुंच गया है। और ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो भी 59% सोलर सेक्टर के अंदर हो रहा है, यानी सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट सोलर सेक्टर के अंदर हो रहा है। अब वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट की बात करें तो माइक्रो क्रिस्टल लाइन और पीवी सोलर पीवी मॉड्यूल में, अब इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओवरऑल यहाँ पे बस ये देख लीजिएगा कि अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन रेडिनेस असेसमेंट की बात यहाँ पे की गई है और ये भी बोला गया है कि जो बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं कार्बन वाले एनर्जी पे, उनको सीधे डी कार्बोनाइज नहीं किया जा सकता जैसे स्टील और फर्टिलाइजर। साथ ही मिस्र, मोरक्को, नामीबिया आदि देशों में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की भी क्षमता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे ISA को देखें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को देखें, तो आपको पता है ये इनिशिएटिव किसका है, इंडिया का है ये इनिशिएटिव। अच्छा, एक और है कि ISA ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के नई तकनीक पे एक उच्च कमिश्नर मतलब एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो भारत का रिन्यूएबल एनर्जी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ISA की बात अगर हम करें तो आपको पता है इंडिया का इनिशिएटिव है। 6 दिसंबर 2017 को इसको 15 देशों ने मिलकर स्टार्ट किया था। मुख्यालय इंडिया में है, इंडिया भारत में है, गुरुग्राम में। इसके मेंबर 120 देश हैं और कार्बन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, भविष्य में कार्बन को न्यूट्रलाइज करना और सोलर एनर्जी पे बहुत अधिक काम करने के लिए इस अलायंस को बनाया गया है। इसके अंदर वही देश होंगे जहाँ पे प्रॉपर सोलर एनर्जी मतलब मिल जाता है सालों भर, तो वो देश इसमें आ सकते हैं। अब आर्कटिक देश, अंटार्कटिका या उसके अलावा नार्डिक कंट्री के आने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। भारत सैन्य धरोहर उत्सव 2024, तो ये देख लीजिए, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। तो इसमें देखना सारे हर एक इन्वॉल्व है। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव 2024, इसकी शुरुआत सौर गाथा परियोजना से हुई और इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें हुई है इसमें, लाइक बहुत सारी किताबों को इनॉग्रेट किया गया। DRDO ने अपनी फ़ोटो प्रदर्शनी लगाई ताकि यूथ उसके साथ रिलेट कर सकें, और भी कई स्टॉल, सैन्य बैंड प्रस्तुति, ये सारी चीज़ें की गई थी। इम्पॉर्टेंट किताब की अगर हम बात करें तो एयर मार्शल विक्रम सिंह की एक किताब है जो रिटायर हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ दिस अ हिस्ट्री ऑफ द इंडो पाक एयर वॉर, दिसंबर 1971। दूसरी किताब है साइलेंट वेपन्स डेडली सीक्रेट्स अनवीलिंग द बायो वेपन आर्म्स रेस, डॉक्टर मृण्मयी भूषण की है। तीसरा है साइलेंट वेपन डेडली सीक्रेट्स अनवीलिंग द बायो वेपन्स आर्म्स रेस, ये तो इन्हीं का है ना। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे, एक बार इस फैक्ट को चेक कर लेना होगा, ठीक है। डेडली सीक्रेट्स अनवीलिंग द वेपन्स आर्म्स रेस, दोनों का नाम एक ही है। आई थिंक टाइपिंग एरर हो सकता है, बट ये सही है, मृण्मयी भूषण सही है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ ही तो ओवरऑल इसका मतलब मकसद यही था कि और लोगों को, यूथ को, जो एक्सपर्ट हैं उनको इसके साथ जोड़ना है। अनिल प्रधान की बात करते हैं। जो अनिल प्रधान हैं उनको
रोहिणी नायर प्राइज मिला है, इंपॉर्टेंट है। एक तो अनिल प्रधान 28 साल के हैं, यंग टिंकर फाउंडेशन के संस्थापक हैं। यही हैं अनिल प्रधान, इनको अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पे लोगो भी इनका आपको दिख जाएगा। लोगो दिख रहा है यंग टिंकर का। अब ये जो अनिल प्रधान है यंग टिंकर फाउंडेशन के को फाउंडर हैं, इनको ये प्राइज मिला है। ये प्राइज क्यों मिलता है? एक्चुअली ये प्राइज मिलता है उनको है जो ग्रामीण सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं और एज 40 से अधिक नहीं होती, तभी जाके रोहिणी नायर का प्राइज मिल सकता है। और इन्होंने गांव के अंदर बहुत सारा काम किया। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के बड़ल गांव के निवासी हैं। इसमें 10 लाख रुपए का कैश और एक प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी दिया जाता है। दरअसल ये जो रोहिणी नायर प्राइज है, ये एक आईएएस अधिकारी थे, इन्हीं की याद में इस प्राइज को रखा गया है। चौथा एलजी कप हॉर्स पोलो 2024। तो पहला नहीं है चूंकि फोर्थ है, लद्दाख के अंदर है और लद्दाख में इसको अभी उद्घाटन किया गया वहाँ के गवर्नर ब्रिगेड बीडी मिश्रा के द्वारा, जो रिटायर्ड हैं। अब ये कहाँ बना है? तो ये द्रास में बना है, ठीक है, द्रास के गोशन में बना है। 6.84 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है। तो यहाँ पे ये पोलो खेला जाएगा। ये आप देख रहे हैं, सॉरी, ये पोलो यहाँ पे। अब एक द्रास में आपको एक बार दिखा दूं, इसको देखिए, यहाँ पे देखो कारगिल है ना यहाँ, और ये जो दिख रहा है ये द्रास है। तो द्रास में ही एक नया हॉर्स पोलो के लिए स्टेडियम खोला गया है जहाँ पे ये मैच हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। जिमसैट 2 एक्चुअली जिम्बाब्वे का एक सैटेलाइट है और इसको वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से अपना दूसरा उपग्रह इसने लॉन्च करवाया है। एग्रीकल्चर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी खासी पावर की कैमरा लगी है, जिसके हाई रेजोल्यूशन के कारण एग्रीकल्चर और जो भी मिनरल्स हैं या इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर जो निगरानी रखनी है मौसम की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जा सकती है। लो ऑर्बिट सैटेलाइट है, निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो लो ऑर्बिट एक तरह से सैटेलाइट है ये। और जिम्बाब्वे के साथ साथ रूस की जो एजेंसी है उसने भी, यूनिवर्सिटी ने काम किया है और रूस के कुछ पीएचडी कर रहे छात्र जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस पे अच्छा खासा मेहनत किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको देखिएगा तो आप थोड़ा सा जिम्बाब्वे को देख लो एक बार। यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के चारों तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे मोजाम्बिक है, ठीक है। ये तो साउथ अफ्रीका ही हो गया, नहीं दिख रहा है आपको, देखिए ये मोजाम्बिक है, ये साउथ अफ्रीका देख रहे हो, इसका बॉर्डर है ये। बोत्सवाना यहाँ पे है, जाम्बिया इधर है और ये मोजाम्बिक हो गया, जाम्बिया। तो इससे ये घिरा हुआ है, ठीक है। जिम्बाब्वे दिख रहा है। राजधानी कौन सा है? हरारे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। यहाँ मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है और जाम्बिया है। इससे ये चारों तरफ से कवर्ड है। तो लोकेशन भी जानना जरूरी होता है। तो इस तरह से आपका आज का करंट अफेयर्स पूरा होता है। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।